कि रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए कौन सा पेपर पास करना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको आज ही बता दिया जो पेपर में आएगा, ये चीजें नोट करते रहिए, पेपर में आएंगी। ठीक है, तो रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए कौन सा कोर्स करना पड़ता है, NISM 15। पेपर में ये भी आ जाता है कि ये NISM 15 कौन करवाता है, वहां पर SEBI लिखा होगा, CLB लिखा होगा, वो आंसर नहीं होगा। आंसर क्या होगा, NISM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। कभी कभी NISM की फुल फॉर्म भी पेपर में आ जाती है, तो आपको पता होनी चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। वहां पर ऐसे ऐसे आंसर दिए होंगे, आपको लगेगा कि वो आंसर है, बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर दिए होंगे, है ना। चाहे ऐसे दे देंगे नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, अब आपको लगेगा यही होगा नेशनल लेवल वाला, लेकिन सही आंसर क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट। ये बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको लर्न करने हैं, रट्टा लगाने हैं, जिससे कि वहां पेपर में आ जाए तो आप कर ले। तो 3 क्वेश्चन आपको समझ में आगे क्या आ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये बुक जो मैंने बनाई हुई है पूरी की पूरी रिसर्च एनालिस्ट पे, और गुरुकुल उज्जीवन के थ्रू हम आपको पढ़ा रहे हैं, कहीं से कोई भी इस बुक में कॉपी नहीं लगी है। फर्स्ट लेसन का नाम है इंट्रोडक्शन टू रिसर्च एनालिस्ट प्रोफेशन, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, और ये लेसन 4 से 5 नंबर का आता है। 4 to 5 क्वेश्चन विल बी 4 to 5 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दिस लेसन। तो ये लेसन को ध्यान से पढ़ना है, पूरा थ्योरेटिकल है, थोड़ा बोरिंग है, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे, इसलिए ध्यान से पढ़ना है। Who is research analyst? रिसर्च एनालिस्ट कौन है? A research analyst is a financial professional. वो कौन है, एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है। अब ये फाइनेंशियल प्रोफेशनल क्या होता है, पहले हम वही समझेंगे। देखिए फाइनेंशियल का मतलब समझ लीजिए पहले क्या होता है। फाइनेंशियल का मतलब होता है फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, यानी कि क्या NISM 5 करने वाले, NISM 5 करने वाले क्या फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं? हाँ है। उन्होंने कौन सा कोर्स किया है, MFD। MFD मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के लिए आपने क्या पढ़ा, आपने फाइनेंस पढ़ा। अगर आपने फाइनेंस पढ़ा है तो मतलब आप एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं। इसका मतलब आप NISM 5 करके भी फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं। अगर आप CA कर लेते हैं तो आप क्या बनते हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल। अगर आप NISM 15 कर रहे हैं तो भी आप क्या बन रहे हैं, फाइनेंशियल प्रोफेशनल। तो एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल बनने के लिए आपको 2 चीजें होना चाहिए, एक तो आप प्रोफेशनल होने चाहिए और एक आप फाइनेंस की पढ़ाई करके प्रोफेशनल बनने चाहिए। तो क्या आप NISM 15 करके क्या बनेंगे, फाइनेंशियल प्रोफेशनल। आगे बढ़ते हैं। तो फाइनेंशियल का मतलब फाइनेंस से रिलेटेड, और प्रोफेशनल का मतलब कोई भी डिग्री, जब आप कोई चीज पढ़कर लेते हैं, जब भी आप कोई डिग्री लेते हैं किसी पर्टिकुलर, किसी विशेष तरह की स्पेशल स्ट्रीम में, तो हम उसे बोलते हैं प्रोफेशनल। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर कौन सी डिग्री लेता है, साइंस की। और वो किसी भी तरह की साइंस की हो सकती है, वो भाई बोन्स की हो सकती है, हड्डियों की, वो भैया बच्चे पैदा करने की हो सकती है, उसे क्या बोलते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट। वो डेंटिस्ट हो सकता है, आई स्पेशलिस्ट हो सकता है, सर्जन हो सकता है। वो एक स्पेशल नॉलेज लेकर बना है प्रोफेशनल। जब हम कोई स्पेशल नॉलेज लेते हैं तो हम उसे बोलते हैं प्रोफेशनल। टीचर हो सकते हैं आप कॉमर्स के टीचर है तो उसके लिए आपने कॉमर्स पढ़ी होगी, आप साइंस के टीचर है उसके लिए आपने एक साइंस स्पेसिफिकली पढ़ी होगी, आप PT के टीचर है तो आपने उसके लिए स्पोर्ट्स पढ़ा होगा, मैथ्स के टीचर है तो आपने उसके लिए मैथ्स पढ़ी होगी। तो जब आप किसी भी एक स्ट्रीम को बहुत अच्छे डीप लेवल पर नॉलेज ले लेते हैं तो आप उस चीज के क्या बन जाते हैं, प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल होने के लिए किसी डीप लेवल की स्टडी करके आपको उसकी एक स्पेशल डिग्री लेनी पड़ती है, तो उस बंदे को हम क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल। और अगर वो डिग्री उसने फाइनेंस स्ट्रीम में ली हो तो फिर वो कौन सा प्रोफेशनल बनता है, फाइनेंस प्रोफेशनल। इसका मतलब NISM 15 रिसर्च एनालिस्ट करने के बाद आप क्या बनोगे, फाइनेंशियल प्रोफेशनल। अगर आपसे NISM 15 करने के बाद पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन ऐसे दे सकते हैं, आई एम अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल, आई एम रिसर्च एनालिस्ट। और अपना नाम भी बता सकते हैं, माई सेल्फ शिवम गुप्ता, अ रिसर्च एनालिस्ट। या फिर ऐसे भी बता सकते हैं RA शिवम गुप्ता। लेकिन RA शिवम गुप्ता बोलने में प्रॉब्लम ये है कि सब लोग RA के बारे में नहीं जानते हैं, तो इसलिए फिर उसे पूरा ही बताना पड़ता है कि माई सेल्फ शिवम गुप्ता, आई एम अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल एंड आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट इन शेयर मार्केट। तो वो समझ जाएगा, जो फाइनेंस फील्ड का होगा उस तरह से समझ जाएगा। तो खैर हमारी डिग्री भी इतनी बड़ी है RA कि हर किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है। CA के बारे में हर किसी को नहीं पता होता ना, CA क्या करता है, वो बड़े लोगों को, पढ़े लिखों को ही पता होता है। ऐसे ही RA के बारे में फाइनेंस के लोगों को और शेयर मार्केट के लोगों को ही पता है कि रिसर्च एनालिस्ट कितनी बड़ी डिग्री है।
थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है फाइनेंशियल प्रोफेशनल वर्ड आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में आ गया है वो एक बार थम्स अप दीजिए, और जिसको समझ में नहीं आया है वो एक बार हैंड रेज कीजिए। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया है लगभग, सभी ने कर दिया, वेरी गुड। और किसी को ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया, हैंड रेज किसी का शायद नहीं हुआ है। हाँ शिव शंकर जी, आप बोलिए क्वेरी। शिव शंकर जी, आपने हैंड रेज किया है, समझ में नहीं आया आपको? शिव शंकर जी पहले अपने आप को अनम्यूट कीजिए, फिर बताइए समझ में क्या नहीं आया, या आ गया है या नहीं आया, बताइए। शिव शंकर जी, सामने म्यूट का बटन है, देखिए माइक खोलने का बटन है, उसके बाद आप अपनी क्वेरी बोल सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सब फैमिली हैं, हम सब आपस में 2 महीने तक रोज मिलने वाले हैं। अगर कोई क्वेरी है तो पूछनी ही पड़ेगी, पूछेंगे तभी तो क्लियर होगी। जी सर। सर हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ गई अब। सर वो गलती से हैंड रेज हो गया सर, वो करना था नो सर। प्रॉब्लम। अच्छा आप थम्स अप देना चाह रहे थे और गलती यस से यस। हैंड रेज हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इस बहाने आपसे बात हो गई। आपने वीडियो ऑन रखी है, ज्यादातर लोग ऑन रखिए, जिससे कि मैं आपकी शक्ल याद कर लूंगा, और फिर जी मुझे कभी आप दिख जाए, कहीं मैं दिख जाऊं आपको, तो एक दूसरे को पहचान तो लेंगे। विनोद कुमार जी, आपकी क्वेरी है, बताइए। हाँ सर, ये बताइए कि जैसे आप बता रहे थे कि भाई कोई डिग्री करते हैं तो आप उसमें प्रोफेशन कर सकते हैं कि भाई फाइनेंशियल प्रोफेशनल आप हैं, लेकिन ये तो सर्टिफिकेट कोर्स है सर, तो ये हाँ डिग्री में मानी जाती है? बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपने, आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन क्या है सर विनोद जी? बीकॉम है सर, और एमबीए भी मैंने किया है रिटेल में। आपके पास जो अपनी डिग्रीज है बीकॉम और एमबीए, ये अपने आप में एक डिग्री है। जी ये बिल्कुल है उन सर। डिग्री को ही उन डिग्री को ही बढ़ा रहा है, उसके ज्ञान को बढ़ा रहा है। इसके लिए जो रूल है वो ये है कि आप पहले से फाइनेंस फील्ड में होने चाहिए, आपके पास पहले से कोई ना कोई मतलब पढ़ाई या कोई एक्सपीरियंस फाइनेंस का होना चाहिए, चाहे एमएफडी हो, चाहे आप बीकॉम हो, या किसी सीए के पास वर्किंग हो। इस तरह का जो बंदा होता है वही रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है। तो रिसर्च एनालिस्ट, ये जो आप सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं ना, ये आपकी डिग्री को ही लेवल अप करते हैं। जैसे आप सीए करने के बाद अगर एमबीए कर लें तो क्या सीए को कोई फर्क पड़ेगा एमबीए करने से? लेकिन सीए के साथ अगर आप एमबीए कर लें तो लेवल अप हो जाता है कि एमबीए भी है। ऐसे ही जब आप बीकॉम एमकॉम के बाद जब रिसर्च एनालिस्ट करते हैं तो वो डिग्रीज लेवल अप हो जाती हैं कि ये फाइनेंस फील्ड में रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स भी कर रहा है, और रिसर्च एनालिस्ट का कोर्स हर कोई पास नहीं कर सकता। मैं फिर से बता रहा हूं, बहुत टफ कोर्स है, हर कोई पास नहीं होता है, ठीक। और पहली बारी में पास होना बड़ा मुश्किल है। अभी तक हमने जितने बैच चलाए हैं बहुत कम ही स्टूडेंट पहली बारी में पास हुए हैं, ये भी मैं आपको तो सर पहले ही बता देता हूँ। हम तो पहले बारी में ही पास होने वाले लोग हैं सर, आज सर तक नहीं हुए, तो आप सेकंड बारी में क्यों पास करना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आपको पहली बारी में ही कराना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपको इसकी वो बता रहा हूँ डीपनेस, कि आपको कितनी मेहनत करके पढ़ना है, इसे मजाक में नहीं लेना है कोर्स को। और मैं भी चाहता हूँ आप पहली बारी में पास हो, साथ में टॉप भी करें। हमारे जब पढ़ाने में कोई कमी होगी ही नहीं, आपको जब सच्चे से पढ़ाया जाएगा, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो पास क्यों नहीं होगे? मैंने अपना एग्जाम दिया था गुरुकुल उज्जीवन के साथ जुड़ने के बाद, मैंने एनआईएसएम 15 का एग्जाम दिया। हालांकि पढ़ाता तो मैं बहुत पहले से था, लेकिन मुझे किसी ने कहा भी नहीं आप अपना भी कोर्स करो, लेकिन मेरे मन में आया मैं पढ़ा तो रहा हूँ, टीचर तो मैं बन गया, अपने आप कोर्स नहीं किया हुआ। हालांकि मैं सीए बन गया तो मुझे छोटे मोटे कोर्स करने की क्या जरूरत है ना? लेकिन फिर मैंने चलो पेपर देने गया, मैं पेपर देने गया और मेरे 85% या 82% के आसपास थे पहले ही, बिना कोई पढ़ाई लिखाई करे ऐसे ही चला गया मैं। और मैं तो इसलिए गया था कि कम से कम ये पता लग जाएगा कि चलो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि अभी तक सारे क्वेश्चन हमने स्टूडेंट से ही पूछे थे, स्टूडेंट से बताते थे सर ये क्वेश्चन आया वो क्वेश्चन आया। मैंने कहा चलो एक बार खुद भी पेपर दे आओ, और घूमने का घूमना हो जाएगा। घूम आया, देहरादून में हुआ पेपर, मेरा पास ही पड़ता है, चलो घूम आए। उसके बाद मैं एनआईएसएम 8 का पेपर दे आया एक हफ्ते बाद ही, पहले 15 दे के आया, अगले हफ्ते एनआईएसएम 8 दे आया, उसमें भी मैंने टॉप किया था, उसमें भी मेरे 80+% आए थे। तो मींस कहने का कि बहुत इजी है, अगर आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो बहुत इजी है। और वरना भैया अगर तुम पढ़ नहीं रहे हो, घूमने जा रहे हो, बीच बीच में छुट्टियां कर रहे हो, क्लास में ही नहीं आ रहे हो, होमवर्क जो दिया है वो करके ही नहीं आ रहे हो, तो भैया फिर फेल हो जाओगे। एनआईएसएम 5 की तरह इजी नहीं है कि आप जाओगे और पास होकर आ जाओगे। एनआईएसएम 5 में आपको बता दूं इजी होता है। मैंने ऐसे ऐसे स्टूडेंट पास होते दिखे हैं एनआईएसएम 5 में जिन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं है और वो पास हो जाते हैं, लेकिन 15 ऐसे ऐसे भी फेल हो रहे हैं जिन्हें बहुत नॉलेज है।
जो नहीं तो मतलब गुरुकुल जीवन तो सर एनएसएम 5 मैंने इसी से किया था, जी, और ये लोग बता दिए थे कि ये सब्जेक्ट पढ़ लीजिए और ये पढ़ लीजिए, पास हो जाए, तो मैंने वही पढ़ा। हाँ तो एनआईएसएम 5 में आपको बता दिया जाता है ये पढ़ लीजिए, वही आ भी जाता है। एनआईएसएम 15 में बुक में से कुछ नहीं आएगा, आएगा वही सब जो हम पढ़ाएंगे, लेकिन डिक्टो क्वेश्चन नहीं आएगा, रखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। आपको हलवा क्वेश्चन नहीं मिलेगा कि भाई खा लो आगे। आपको दिमाग थोड़ा लगाना दिमाग पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। बिल्कुल दिमाग लगाना ही पड़ेगा और वही सॉल्व करना पड़ेगा और वही आंसर आएगा। कंसेप्ट तो वही आएगा जो हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हलवा क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैंने आपको बताया एनआईएसएम की फुल फॉर्म आएगी और आई जाएगी। ऐसा हो सकता है कि मेरे बताए हुए 8-10 क्वेश्चन आ जाएं, लेकिन बताऊंगा तो मैं 10,000। मेरे 10,000 क्वेश्चन बताए, उसमें से 15 या 20 क्वेश्चन आ गए तो क्या ज्यादा आ गए, बचे हुए 80 क्वेश्चन तो आपको अपने आप से करने हैं। तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे और नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़ेंगे, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, पास तो हो ही जाओगे आप। अगर आपकी ठीक नॉलेज बात हो है। गई आपको तो पास हो जाओगे, और अगर आप सिर्फ रट्टा मार रहे हो, नॉलेज ना हुई तो पास भी हो गए तो क्या फायदा, नॉलेज तो हुई नहीं। तो हमें पढ़ना है नॉलेज के लिए। आगे बढ़ते हैं, किसी की कोई क्वेरी तो नहीं है अभी? अमित जी आपका हाथ हैंड रेज है, हाँ, क्वेरी एक बोलिए। क्वेरी था। आपने बोला कि इसके लिए फाइनेंशियल का बैचलर्स या होना चाहिए, ऐसा मैंडेटरी है क्या? आई थिंक वो अभी नहीं हट नहीं, चुका है मैंने ना। कहा बैचलर्स, मैंने मैंडेटरी नहीं बोला, मैंने कहा फाइनेंस फील्ड का होना जरूरी है। अगर आप शेयर मार्केट में आप कुछ कर रहे हैं, किसी कंपनी के अंडर ब्रोकर भी हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। आप किसी सीए के अंडर वर्क कर रहे हैं तो भी आप ये कर सकते हैं। 12th बट पास बट इसको कर अगर सकता है। हाँ, बट अगर वैसा कुछ नहीं है तो जैसे कोई बीटेक है या डॉक्टर है तो वो नहीं कर सकते? कर सकता है, लेकिन उसे प्रूव करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन लेने से पहले। रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि आप फ्रीलांसर काम करेंगे या रजिस्टर्ड होंगे। अगर रजिस्टर्ड ओके। होना है तो फिर से भी आपसे पूछती है, भैया तुम रजिस्टर्ड क्या ऐसे ही कर दूंगी, पहले बताओ कितना एक्सपीरियंस है। तो आपको कुछ ऐसा बताना पड़ेगा कि मैं 3 साल कम से कम एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा। सच में है तो ठीक है, नहीं है तो भैया किसी सीए सर्टिफिकेट बनवा लो। ठीक है ना, तो हो जाता है रजिस्ट्रेशन। सेबी भी रजिस्ट्रेशन करना चाहती है, उसे फीस मिलती है रजिस्ट्रेशन करने की, और सेबी चाहती है ज्यादा से ज्यादा आ रहे हो तो रजिस्ट्रेशन तो कितने मिल जाता है, इजी है। कितना फीस लगता है इसका रजिस्ट्रेशन का? 10,000 रुपीज पर ईयर। 10,000 पर ईयर? हाँ, अगर आप प्रोपराइटरशिप में करते हैं, और अगर आप फर्म के केस में करते हैं तो शायद 50,000 रुपए या 20-25,000 रुपए, वो आपको देखना पड़ेगा। वो चेंज होती रहती है, जितने फर्म में पार्टनर है उसके हिसाब से भी कम ज्यादा होती है, और किस लेवल की फर्म है, कितने करोड़ की कैपेसिटी, कितने करोड़ की कैपिटल है, उसके हिसाब से भी कम ज्यादा होती है। तो वो आप देख लेना, वो टाइम टू टाइम बदलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं अब क्लास। बढ़िया चल रही है क्लास, किसी को बोरियत तो नहीं लगी अभी तक? चलिए हैंड मिल गया मुझे थम्स अप बहुत सारे, वेरी गुड। बढ़ते हैं जी क्लास में। किसी की कोई क्वेरी हो तो हैंड रेज करेंगे। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वहां पर मेनली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है ना? कॉन्सेप्ट बेस आता है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे पढ़ के होगा नहीं, मतलब पढ़ के कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा तब आएगा, पूरा पढ़ के क्लियर अच्छे कॉन्सेप्ट से होना उसका चाहिए। लॉजिक समझना पड़ेगा, लॉजिकल हाँ क्वेश्चन आएगा और घुमा घुमा कर आएगा। नॉर्मल स्टूडेंट पास नहीं हो पाता है। मैं आपको नॉर्मल नहीं रहने दूंगा। अब आप बन जाएंगे सारे के सारे जो क्लास के टॉपर हुआ करते थे ना, जिसे देख देख के आप क्लास में हाँ। कहते थे यार ये तो टॉपर है, हम तो नहीं है। आज आप टॉपर बनेंगे। अब नहीं सर, आप, एक्चुअली हम साइंस फील्ड से है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉमर्स नहीं पढ़नी है आपको, कॉमर्स। आपके कॉमर्स नहीं कोर्स में पढ़नी है तो? कॉमर्स नहीं आएगी, लेकिन जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने आपको बताया व्हाट इज प्रोफेशनल। प्रोफेशनल मैंने क्या बताया? प्रोफेशनल हु गेट द नॉलेज विद अ पर्टिकुलर स्ट्रीम। आपने किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन पे, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे तो एक डीप नॉलेज ले ली, और आपने कोई एक एक इंस्टीट्यूशन से कुछ सर्टिफिकेट या फिर डिग्री ले ली, तो उस बंदे को ही प्रोफेशनल बोला जाता है। और अगर आपने वो डिग्री फाइनेंस फील्ड में ली होगी तो आप फाइनेंस प्रोफेशनल होंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि एक मिस्टर ए थे, उन्होंने ना शेयर मार्केट में 20 साल से काम कर रहे थे, और 20 साल से काम करने के बाद वो एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी चले गए, वहां पर वो फंड मैनेजर भी बन गए, लेकिन उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। अब बताओ वो फाइनेंशियल प्रोफेशनल है या नहीं? चलिए सूरज जी आप ही बताइए, फाइनेंशियल प्रोफेशनल है या नहीं? 20 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में फंड मैनेजर भी थे, क्या वो फाइनेंशियल प्रोफेशनल है? नहीं है। उन्हें नॉलेज है, नहीं सर, आप लोगों से भी ज्यादा नॉलेज है, करोड़ों की क्योंकि उसके पास सैलरी है, डिग्री तो नहीं है, लेकिन उनके पास ना तो कोई सर्टिफिकेट है, उसके पास डिग्री नहीं है। नहीं है कोई सर्टिफिकेट, हाँ, डिग्री नहीं है, तो वो प्रोफेशनल नहीं है। ठीक है। ऐसे ही प्रोफेशनल अगर नहीं। आपसे पूछा जाए, एक बंदा एक कॉलोनी में लोगों को इंजेक्शन लगाता था, रोज दवाइयां भी देता था, और तो और छोटे मोटे ऑपरेशन भी कर लेता था, किसी डॉक्टर के पास सीख कर आया था, और 40 साल से वर्क कर रहा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। बड़े बड़े डॉक्टर भी उसे अपने यहाँ बुलाते थे सर्जन के नाम पे कि भैया ऑपरेशन करवा दो हमारे साथ। तो क्या वो प्रोफेशनल है?
नहीं है। नहीं, जनरल नहीं, नॉलेज कितनी भी हो जाएगी, नहीं। अगर वो एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से सर्टिफाइड नहीं है, एक रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से उसके पास डिग्री नहीं है, तो वो प्रोफेशनल नहीं है, वो क्या है, झोला छाप। चाहे वो कितना ही बड़ा डॉक्टर है, रहेगा तो झोला छाप ही ना। ठीक है, उसकी दवाइयों से सब ठीक हो रहे हैं, लोग खा रहे हैं, लेकिन है तो झोला छाप ना। और एक डॉक्टर है, उसके पास डिग्री है, लेकिन वो बंदे मार देता है, क्या वो प्रोफेशनल है? हाँ है। हाँ, है? तो हम सही अपनी बात है। क्लास ऐसे ही मजे मजे में करेंगे जिससे कि आपको याद रहे। अब मुझे लगता है आपको ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे, क्योंकि मैंने इतने बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है। अब ये आपको पेपर में भी अगर आ गया तो हाँ। आपको डॉक्टर याद आएगा, झोला छाप याद आएगा, और आप क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक लिख कर आएंगे। आएंगे ना? ठीक है तो सर। अगर आप क्वेरी लेंगे ओके, ओके। तो मेरी यहाँ से क्वेश्चन के अलग अलग एग्जाम्पल आएंगे, और वो एग्जाम्पल ही आपको हमेशा याद रहने वाले हैं। हमारी क्लास में बहुत मजा आएगा, लेकिन शुरू की 3 क्लास हमारी बोर रहेंगी, फिर 4th 5th से इतना मजा आएगा, आप कहेंगे सर 11 बजे तक पढ़ाइए। ठीक है? और क्लास हम 15 मिनट पहले स्टार्ट करा करेंगे, रोज 7:45 बजे। 15 मिनट हम पिछला रिवीजन करा करेंगे, और जो क्वेरी होंगी वो पहले ही ले लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सब म्यूट हो जाइए, और किसी की कोई क्वेरी होगी तो हैंड रेस करेगा। ठीक है, तो हम पढ़ा रहे थे आपको फाइनेंशियल प्रोफेशनल। रिसर्च एनालिस्ट कौन है? एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग। क्या करता है वो? एनालाइज करता है। क्या? मार्केट के ट्रेंड बताता है कि मार्केट इन फ्यूचर में ऊपर जाएगी कि नीचे। कैसे बताता है वो इस कोर्स में आप सीख लेंगे। तो एक तो मार्केट का ट्रेंड बताता है वो, इस टाइम पर मार्केट का ट्रेंड कैसे चल रहा है, अगर कोई मार्केट में है तो डाउन चल रहा है अभी, पता है, इस बेरिश। टाइम सेंटीमेंट नेगेटिव चल रहा है, क्योंकि वॉर हो रही है। वॉर होने की वजह से सबको ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी लंबी चल जाएगी वॉर। लेकिन अभी अभी एक न्यूज आई है, ट्रम्प भाई साहब ने बोला है कि मैं वॉर नहीं करना चाहता और मैं इस वॉर को खत्म करूंगा। तो कल को निफ्टी 1000 पॉइंट बढ़कर खुल सकती है, 3 से 4% की गैप अप ओपनिंग हो सकती है कल को, अगर ये बात सुबह तक टिक गई तो। हालांकि ईरान ने कह दिया मेरी कोई बात नहीं हुई, ट्रम्प ने बोला है मेरी ईरान से बात हुई है और हम दोनों ने मिलकर कुछ निकाला है और हम अब इसे खत्म कर लेंगे, लेकिन ईरान ने कहते मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई। तो अभी सुबह तक देखते हैं क्या होता है। अभी गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है कि वो 1000 पॉइंट 800-900 पॉइंट बढ़कर कल को निफ्टी खुल सकती है। लेकिन अगर सुबह तक कुछ नई चीज हो गई तो भैया ट्रम्प भाई साहब ये तो दिन में 4 बार कुछ भी बोलते हैं, देखते हैं क्या होता है। जिसको गिफ्ट निफ्टी के बारे में नहीं पता है टेंशन मत लीजिए, बस 5 दिन रुक जाइए, ये गिफ्ट निफ्टी ट्रम्प ने क्या कहा है सब समझ में आने लगेगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। तो इस टाइम जो मार्केट ट्रेंड है वो नेगेटिव है, ठीक है। और आप फाइनेंशियल डेटा को रीड करते हैं। फाइनेंशियल डेटा मतलब बैलेंस शीट और जो भी आपकी कंपनियां बनाती हैं और जो कंपनी से रिलेटेड न्यूज होती है उनको। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, आप ढूंढते हैं कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करके आपको फायदा हो सकता है। और टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन, और आप रिकमेंडेशन भी देते हैं कि ये शेयर खरीद लो, ये शेयर बेच दो या फिर होल्ड कर लो। रिकमेंडेशन भी देते हैं, किस चीज पे देते हैं? एक तो स्टॉक पे, एक बॉन्ड्स पे, और अदर सिक्योरिटी। और ये अदर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब मुझे आप बताओ, एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, देखते हैं कौन बता पाएगा। पेपर में क्वेश्चन आएगा, एक बंदे ने NISM 15 रिसर्च एनालिस्ट कर लिया, तो क्या वो म्यूचुअल फंड पे रिकमेंडेशन दे सकता है? तो क्या वो म्यूचुअल फंड पे रिकमेंडेशन दे सकता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं? नो, जब तक रजिस्ट्रेशन ना हो इससे NISM के उससे सेबी के साथ। अच्छा, किसका कहना है कि दे सकता है? वो हैंड रेज की जो कहता है कि वो रिकमेंडेशन दे सकता है, बाकी सब नीचे कर लीजिए। आलोक जी आपका हैंड रेज है। जो कहता है कि हाँ, जिसका जो कहता, मैंने लोअर रोल कर दिया, आप दोबारा से बताइए। जिसको लगता है कि NISM 15 पास म्यूचुअल फंड को रिकमेंड कर सकता है, वो हैंड रेज की। किसी का भी नहीं है? मैं कह रहा हूं कर सकता है। कौन है मेरे साथ? कोई भी नहीं कर है? सकता है सर। कौन कह रहा है? हाँ, विनोद जी बताइए कैसे कर सकता है। जब तक रजिस्ट्रेशन ना। विनोद जी आप बताइए। रिसर्च और एनालिस्ट किया है और NISM 5 भी कर चुका है। 5 नहीं किया, 5 नहीं किया, 15 किया है। तो बताओ क्या वो म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर सकता है? करने को तो सर जो कुछ नहीं भी किया वो भी कर सकता है। नहीं, जो कुछ नहीं किया वो तो नहीं कर सकता, उसे तो सेबी पकड़ लेगी। जो कुछ नहीं किया वो तो नहीं कर सकता, उससे भी मना करती है करने तो सर के हम लिए। रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब ना सेबी पकड़ेगी। नहीं नहीं नहीं, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, देखिए मैं बताता हूँ। जैसे आप देखते हो यूट्यूब पे और अलग अलग जगहों पे लोग कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, ये खरीद लो, वो खरीद लो, वो खरीद लो। अगर उनके कहने की वजह से कुछ लोग खरीद ले और फिर उन्हें प्रॉफिट या लॉस हो गया, लॉस हो जाए और सेबी को पता लग जाए कि भैया बहुत बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ इसके कहने की वजह से,
तो सेबी ने कई कई हजार करोड़ की पेनल्टी लगाई है ऐसे बंदों को जो अनरजिस्टर्ड थे लेकिन यूट्यूब चैनल चला रहे थे या फेसबुक पे बोल रहे थे या अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना के बोल रहे थे खरीद लो, तो उनपे कई उनके चैनल भी बंद हुए और उनपे कई कई करोड़ की पेनल्टी भी लगी है और उन्हें जेल भी हुई है, नहीं दे सकते। पहले एक क्वेश्चन है NISM, अब मैं बता देता हूँ, सब म्यूट रखिए। NISM 5 जो पास होगा वो रेगुलर प्लान बेच सकता है जिसमें आपको कमीशन आती है। आप NISM 5 किए बिना, ARL लिए बिना कमीशन वाला म्यूचुअल फंड नहीं बेच सकते क्योंकि कमीशन लेने के लिए ARL चाहिए। लेकिन अगर आप NISM 15 क्लियर है या आप NISM 5 क्लियर है या आप कोई सा और कोर्स अवेलेबल जो NISM 8 क्लियर है जिस जो आपको ये पावर दे दे कि आप रिकमेंडेशन कर सकते हैं, तो फिर आप म्यूचुअल फंड भी रिकमेंड कर सकते हैं। लेकिन कौन से वाले? डायरेक्ट प्लान, क्योंकि आपको कमीशन तो मिल नहीं सकती बिना NISM 5 क्लियर करे। तो डायरेक्ट प्लान आप कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं भाई ये वाला म्यूचुअल फंड ले लो बढ़िया है और बताने के नाम की फीस ले लो और अलग से फीस मिल जाती है, मैं लेता हूँ। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं मैं उनको रेगुलर प्लान भी बेचता हूँ, साथ में फीस भी लेता हूँ बताने की। कह दो क्लास में, ठीक है। तो NISM 15 वाले भी म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट प्लान। अब हम दोबारा से डेफिनेशन पढ़ते हैं NISM 15 वाला क्या क्या कर सकता है। A research analyst यानी कि NISM 15 पास स्टूडेंट इज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल, एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग, जो कि एनालाइज करता है मार्केट के ट्रेंड्स, फाइनेंशियल डेटा, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकालता है, टू प्रोवाइड रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन भी देता है, स्टॉक्स पे भी देता है, बॉन्ड्स पे भी देता है और अदर सिक्योरिटी की जब डेफिनेशन अभी आगे पढ़ाऊंगा तो वहां पर म्यूचुअल फंड भी है। तो अदर सिक्योरिटीज के अंदर म्यूचुअल फंड, डिबेंचर्स और रीट्स, रीट्स क्या होते हैं? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड, इन सब पे भी आप रिकमेंडेशन दे सकते हैं। देयर इनसाइट हेल्प इन्वेस्टर, अब वो रिकमेंडेशन देता है, रिकमेंडेशन देने का मतलब राय देता है, एडवाइस देता है। ये नहीं कहता कि खरीदो ही खरीदो, वो सिर्फ एडवाइस करता है, भैया मेरे हिसाब से तो खरीदना चाहिए, मर्जी आपकी है, खरीदना है या नहीं खरीदना है ये आपकी मर्जी है, मैंने तो अपनी एडवाइस दे दी आपको और उस एडवाइस देने के पैसे ले लिए आपसे, फीस ले ली। फीस ले सकता हूं लेकिन मैंने फीस ली, आपने मेरे कहने पर खरीदा, इसका मतलब ये नहीं कि मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपका प्रॉफिट ही होगा। अगर लॉस भी हो गया तो आप मुझे लायबल नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने जो आपको दी है वो क्या है? एडवाइस। एडवाइस का मतलब राय, सजेशन, आपकी मर्जी, आप मानो या ना मानो। किसी को यहां तक कोई क्वेरी? एक रिसर्च एनालिस्ट फाइनेंशियल प्रोफेशनल है जो मार्केट ट्रेंड्स के बारे में बताता है, फाइनेंशियल डेटा को एनालाइज करता है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी खोजता है, रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है, किस किस चीज पे? स्टॉक्स, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड पे भी, और अदर सिक्योरिटीज में बहुत सारी चीजें आती है, उन पे पेपर में आ सकता है। NISM 15 पास क्या म्यूचुअल फंड रिकमेंड कर सकता है? हाँ कर सकता है। क्या बॉन्ड्स रिकमेंड कर सकता है? कर सकता है। क्या डिबेंचर्स के बारे में बोल सकता है? बोल सकता है। क्या शेयर मार्केट के बारे में बोल सकता है? बोल सकता है। क्या फ्यूचर मार्केट के बारे में बोल सकता है? बोल सकता है। क्या कॉल पुट के बारे में बोल सकता है? बोल सकता है। यहां तक किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। अब जरा एक चीज और समझिए, सिर्फ एक छोटी सी बात, व्हाट इज रिसर्च एनालिस्ट को समझाने में मैंने आधा घंटा लगा दिया, तो सोचिए कितने डीप में पढ़ा रहे हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। विनोद जी बोलिए क्वेरी। अमित सिंह जी आपकी क्वेरी आप बोलिए। हाँ विनोद जी बोलिए। वो पहले वाली क्वारी। अमित जी आपकी कोई क्वेरी है बोलिए। मेरी क्वेरी, जैसे आपने कहा कि जो RA होते हैं वो FNO मार्केट में भी मतलब लीगली रिकमेंडेशन दे सकते हैं, कोई इशू नहीं उसमें, तो उसके लिए NISM 8 करना जरूरी नहीं है। 8 करना जरूरी नहीं है, 8 करने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, बढ़ती, उसी पर्पस के लिए लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से। अगर आप कहीं जॉब में जाएंगे और आप म्यूचुअल फंड में मान लीजिए फंड मैनेजर बन गए, या आप मान लीजिए एंजल ब्रोकिंग में एडवाइजर बन गए, या इस तरह की किसी बैंकिंग में आप इन्वेस्टमेंट बैंकर बन गए, तो आपको जब तक फ्यूचर की नॉलेज होगी नहीं, आप जब तक आपका फ्यूचर वाली डिग्री नहीं होगी तब तक आपको फ्यूचर वाला वर्क नहीं मिलेगा। तो क्या 1500 रुपए तो लगते हैं, 10,000 रुपए फीस में लगते हैं, उठा के कर ही लेंगे। तो NISM 8 भी करना चाहिए और अपने आप का भी पता लग जाता है ना कितने पानी में नॉलेज है, लेकिन NISM 8 क्लियर नहीं हो रहा, फिर किस बात की नॉलेज है? तो NISM 8 भी करना ही चाहिए। NISM 15 के बाद NISM 8 जरूर करना चाहिए। इसके बाद कोई और किसी की क्वेरी है तो हैंड रेज कीजिए। अभी हैंड रेज था किसी का। जी विनायक जी बोलिए। नमस्कार सर जी, बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। मैं ये
आपकी आवाज कट गई, एक बार फिर से बोलिए। या मैं ये अग्री नहीं करता हूँ सर, क्लास बोरिंग होगी, क्लास तो बहुत मजेदार होती है। मैं तो पहले से ही हूँ आपकी स्टूडेंट, तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कंफर्म सर। थैंक बिल्कुल, यू। विनायक जी हमारे पुराने स्टूडेंट हैं, वो ये वाला बैच एक बार ज्वाइन कर चुके हैं, अभी रिपीट बैच में आए हैं सिर्फ नॉलेज वापस रीगेन मतलब रिवाइज करने के लिए। तो उनका कहना ये है कि सर हम तो क्लास पहले ले चुके हैं और मजा आता है आपकी क्लास में, लेकिन ये चीज मैं अब 3 दिन बाद आपसे पूछूंगा। 3 क्लास मैंने बोला है बोरिंग होंगी, 4th क्लास में मैं आपसे पूछूंगा कि क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं। अभी तक के तो सारे बैचेस में सबने कहा है सर मजा आ रहा है, देखते हैं इस बैच में क्या होता है, ठीक है ना। सर, लेकिन स्टार्टिंग की एक 3 कुछ क्लास के लिए मैंने बोल दिया। हाँ जी अमित जी, एक क्वेश्चन और था, आपने जैसे बताया ना कि लोग हजार हजार का नोटिस आ जाता है, लोग कमाते हैं, तो जब ये इतना बेसिक चीज है तो ये कर क्यों नहीं लेते हैं? व्हाई दे टेक सो मच ऑफ रिस्क? सर बेवकूफी है ना, अगर उनको इतना बड़ा काम लेवल पे करना है तो ये कोर्स कर लीजिए, लेकिन कोर्स पास करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि जो लोग ये करते हैं ना सर, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में ना सटोरिये हैं, वो नॉलेज वाले बंदे ने, नॉलेज कोई नहीं है उन्हें, बस उनके पास ना बेवकूफ बनाना आता है। उन्होंने बड़े बड़े ग्रुप बना रखे हैं, फेसबुक पे ऐड चलाया हुआ है, पैसे खर्च करके बंदे इकट्ठे कर लिए, उनसे पैसे लूट लिए, अल्टीमेटली तो इन्वेस्टर का नुकसान हुआ है, तभी तो सेबी बीच में आई है। अगर इन्वेस्टर का नुकसान ना कर रहे होते तो सेबी थोड़ी कुछ कहती उन्हें। वो क्या करते हैं, इन्वेस्टर से पैसे ले लेते हैं और पैसे लेने का उनका नुकसान हो जाता है, उनका फायदा हो जाता है जिन्होंने कराया, तो सेबी फिर पकड़ती है उन्हें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सब म्यूट पे जाइए एक बार। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, व्हाट इज अ रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है जो रिस्पॉन्सिबल है एनालाइज करने के लिए मार्केट ट्रेंड्स को, फाइनेंशियल डेटा को, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकालता है, वो रिकमेंडेशन देता है किस किस चीज पे, स्टॉक्स पे, बॉन्ड्स पे और अदर सिक्योरिटीज पे। इनसाइट्स हेल्प इन्वेस्टर, फंड मैनेजर को भी फायदा पहुंचाता है वो, इन्वेस्टर्स को भी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी। मतलब वो इन्वेस्टर के लिए तो वर्क करता ही करता है, सबको डायरेक्टली रिकमेंड करके। फंड मैनेजर, बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनियों के लिए भी काम करते हो आप अपनी रिपोर्ट बनाते हो और फंड मैनेजर को दे देते हो। इस बात के आपको कंपनी पैसे देती है, इस बात की कंपनी आपको पैसे देती है। आप किस बड़ी बड़ी फंड मैनेजर्स को अपनी रिपोर्ट बनाकर दे सकते हो। जिस फंड मैनेजर को लगेगा भाई आपको नॉलेज है ज्यादा, तो वो आपकी रिपोर्ट खरीदेगा, फिर वो आपको पार्ट टाइम रख लेते हैं कि सर साल में आप हमें जो है लगभग 30 रिपोर्ट बनाकर दे देना, हम आपको 3 लाख रुपए साल के देंगे। तो आपने हर साल में 30 रिपोर्ट बनाकर देनी है, यानी कि हर 10 दिन में एक रिपोर्ट बनाकर देनी है, तो साल में 30 हो जाएंगी लगभग, और वो 30 रिपोर्ट पूरी होते ही आपको जो है 3 लाख रुपए मिल जाया करेगा, या 10,000 रुपए हर रिपोर्ट में मिल जाया करेगा। ऐसे करके आपके टाई अप्स हो जाते हैं बड़ी बड़ी म्यूचुअल फंड ऑर्गेनाइजेशन से, और आप अपनी रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं। जैसे आप एंजल ब्रोकिंग के साथ जुड़ गए मान लीजिए, तो वो कहती है सर ठीक है आप रोज की 10 रिकमेंडेशन देना हमें हमारे क्लाइंट्स को, बाकी उनकी मर्जी है वो आपकी मानने या ना मानने, और अगर आपकी रिकमेंडेशन सही जाएंगी तो हम आपको लंबे टाइम तक हायर करके रखेंगे। तो उस केस में अगर आपका रेशियो 10 में से 8 भी सही जा रहे हैं तो आपको सैलरी देते रहेंगे, आपको तो बस रिकमेंड करना है, खरीद लो खरीद लो। अगर आपकी रिकमेंडेशन सही जा रही है तो आपको लंबे टाइम तक रखेंगे, अगर आपकी रिकमेंडेशन सही नहीं जा रही है तो उठा के फेंक देंगे। तो अल्टीमेटली नॉलेज काम आएगी, नॉलेज लेनी जरूरी है, तभी जॉब मिलेगी, तभी पैसा आएगा, तभी कमाओगे, तभी रिकमेंड करोगे। बाकी नॉलेज आपको इस बैच में पूरी मिलेगी, इसकी मैं आपको गारंटी करता हूँ। ये 3 या 4 क्लास के बाद आपको ये बात अच्छे से क्लियर भी हो जाएगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है व्हाट इज रिसर्च एनालिस्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आ गया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो फिर आलोक बंसल जी एक बार बताइए आप कि व्हाट इज रिसर्च एनालिस्ट। रिसर्च एनालिस्ट मार्केट की एनालिसिस करता है और फाइनेंशियल मार्केट्स की, और फिर उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट्स देता है एनालाइज करके। आपने आंसर तो सही दिया है, लेकिन NISM 15 पास होने लायक नहीं दिया है, समझिए मेरी बात। पेपर में आप तब पास होंगे जब आपको एक एक पॉइंट याद होगा। एक एक पॉइंट क्या है, रिसर्च एनालिस्ट इज अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड याद होना चाहिए। रिसर्च एनालिस्ट एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है जो डेटा एनालाइज करता है फाइनेंशियल मार्केट का, फाइनेंशियल ट्रेंड्स बताता है, रिकमेंड करता है किस किस चीज को, स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को और अदर सिक्योरिटीज को, और हेल्पफुल होता है इन्वेस्टर के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए। जितनी चीजें मैंने बताई है वो लाइन से याद होनी चाहिए। अगर सब कुछ लाइन से याद होगा तो पेपर में लिख पाएंगे, तो पेपर के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अगर एक पॉइंट भी मिस हो गया दिमाग से, पेपर में वही वाला पॉइंट आ जाएगा और आप दे नहीं पाएंगे।
तो समझ में आने का मतलब है कि एग्जैक्ट वर्डिंग याद हो जाए, तब हाँ, है इसको तैयार। याद करना, बिल्कुल याद करना होगा। और आपके साथ ही आलोक जी ऐसा नहीं है, किसी से भी पूछूंगा किसी को याद नहीं हुई है, लेकिन आपके थ्रू मैंने सबको समझा दिया कि तैयारी कैसे करनी है, तैयारी इस लेवल की चाहिए हमें। जी शिव शंकर जी, आपकी क्वेरी बोलिए। तो सर इसमें क्वेश्चन क्या मल्टीपल चॉइस वाले आएंगे कि वो थ्योरेटिकल? आएगा तो मल्टीपल चॉइस, लेकिन इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग आएगा कि जिसको पूरी वर्डिंग याद होगी वो सही से आंसर दे पाएगा, वरना आप सब गलत कराएंगे। मतलब बहुत टिपिकल लेवल पे क्वेश्चन बनाएंगे, आपको ऐसा लगेगा चारों ही ऑप्शन ठीक है। तो गलत क्वेश्चन का सैंपल क्या होगा? सर सब है, बुक के पीछे सारे क्वेश्चन गिवन है, वैसे ही आएंगे। अच्छा, सब बताऊंगा मैं, इतना ठीक है। डरिए मत, पहला तो दिन है, मजा लीजिए आज क्लास में, समझिए बस जितना समझाया जा रहा है वो समझिए। सब कुछ है, सब कुछ बुक में, इतने क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन है, इतना मैंने बुक में पेजेस पढ़ने के लिए नहीं है, उससे ज्यादा तो क्वेश्चन है। 300 पेज की बुक में 100 ठीक है। पेज पढ़ने के हैं, 200 पेज में तो क्वेश्चन है, ओ, क्वेश्चन ओके। ज्यादा है। अच्छा, इसमें सर ये जो गुरुकुल जीवन इस प्रेजेंटिंग और ऊपर आ रहा है, तो उसकी वजह से स्क्रीन थोड़ा छोटा हो जा रहा है। कोई बात नहीं सर, वो ऐसे ही उस आएगा। उसके उसके लिए पहले हैंड रेस किया था मैंने। नहीं सर देखिए, मैं बताता हूँ, आप लोग जिसको स्क्रीन छोटी लग रही है वो लैपटॉप पे क्लास लें, ठीक है। लैपटॉप पे क्लास ओके, लेने से आपको स्क्रीन बड़ी दिखाई देगी, वो मोबाइल ही छोटा है आपका। ओके, मेरा कहना ये है, आप लैपटॉप पे या टैबलेट पे क्लास ले तो ही नजर आएगी बड़ी, और मेरा जो लिखा हुआ है वो बड़ा नजर आएगा। अभी मैं उस स्क्रीन पे आ जाऊंगा, ये देखिए, अभी तो पूरा नजर आ रहा है। जी 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 बढ़ते हैं आगे। तो फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। रिसर्च एनालिस्ट एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है, रिसर्च एनालिस्ट एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, वो एनालाइज करता है मार्केट के ट्रेंड को, फाइनेंशियल डेटा को, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकालकर बताता है, रिकमेंड करता है स्टॉक्स को, बॉन्ड्स को, और फाइनेंशियल और अदर सिक्योरिटीज को, और हेल्प करता है एक तो इन्वेस्टर की, एक फंड मैनेजर की, और एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। डिसीजन वो खुद लेते हैं, हम तो सिर्फ उन्हें सलाह देते हैं कि सर ऐसा कर लो। आगे बढ़ते हैं। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है आपकी रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद? रिसर्च एनालिस्ट बनने के बाद आपके रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, फिर से याद करेंगे अच्छे से। रिसर्च एनालिस्ट परफॉर्म सेवरल की टास्क इंक्लूडिंग, बहुत सारे काम तो करता ही करता है, लेकिन सबसे पहला काम क्या करता है वो फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस मतलब, फाइनेंशियल एनालिसिस को हम ऐसे लिखते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस इक्वल टू एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है वो टोटल 4 तरह की होती है। तो अब आप याद करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स फर्स्ट बैलेंस शीट, सेकंड इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आप अपने पास लिख लीजिए। तो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट भी लिख लीजिए यहाँ पे, फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो पहला जो नंबर है वो है बैलेंस शीट, दूसरा नंबर है इनकम स्टेटमेंट जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बोलते हैं, तीसरा नंबर है कैश फ्लो एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, और फोर्थ नंबर है नोट्स टू अकाउंट। देखो 4 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जिन्हें हमें रीड करना होता है। पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नाम है कंपनी की बैलेंस शीट, दूसरे का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं, तीसरे का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। दोनों तरह की चीजें होती है, कैसे बनती है हम सिखाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। एंड फोर्थ होता है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट क्या होता है, जब कंपनी बैलेंस शीट बनाती है तो बैलेंस शीट के नीचे कुछ नोट्स लिख देती है। बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट के नीचे कुछ पॉइंट लिखे रहते हैं कि हमने जो स्टॉक है ये इतने साल का लिखा है, हमारे इतने की लायबिलिटी अभी लिखनी बाकी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ना भी आपका काम होता है रिसर्च एनालिस्ट का। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 4 चीजें होती है, क्या बोलिए मेरे साथ, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, एंड नोट्स टू अकाउंट्स, और से एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बोल देते हैं। नोट्स टू अकाउंट को एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी बोल देते हैं कि मतलब जो बैलेंस शीट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो टोटल 4 तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, पेपर में आ सकते हैं। पहला बैलेंस शीट, दूसरा
पीएल अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, एंड लास्ट वन इज नोट्स टू अकाउंट। सबको लर्न हो गए? क्लास में सब मेरे साथ बोला करें जब मैं बोलने के लिए बोलूं। तो एक बार फिर से सब बोलेंगे अनम्यूट होने के बाद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, Balance sheet, लॉस अकाउंट, profit and loss cash flow account, and fund cash flow, flow and fund flow statement, and notes to accounts. notes to account, बहुत explanatory. बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। एक बार फिर से बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स balance sheet, Balance sheet, profit and loss account, fund flow cash flow and fund flow statement, and notes to notes to account, explanatory. एक बार फिर से बोलेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स Balance sheet, profit and loss Profit account, and loss account, and cash flow statement and fund flow cash flow, statement, fund flow, and notes to account, explanatory. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब एक दूसरे के लिए क्लैपिंग करेंगे और उसके बाद म्यूट हो जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सब म्यूट हो जाएंगे। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीजें होती है वो आपको लर्न हो गई है, मुझे नहीं लगता आप भूलोगे। ठीक है, अभी तक हमने 2 कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। पहला हमने पढ़ा फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन है। फाइनेंशियल एनालिस्ट एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल है जो एनालाइज करता है फाइनेंशियल ट्रेंड, मार्केट ट्रेंड का, फाइनेंशियल डेटा का, और रिकमेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकालता है, रिकमेंड करता है कोई चीज को खरीदना है कि नहीं खरीदना है, और वो हेल्पफुल हो जाते हैं किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, और आपके म्यूचुअल फंड के लिए, और क्या कहते हैं आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए। तो ये हमने एक पढ़ा। दूसरा उसके रोल हमने पढ़े कि वो क्या करता है। वो आपका जो रिसर्च एनालिस्ट होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालाइज करता है। अभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं हमने बताया? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, एंड नोट्स टू अकाउंट। इन 4 चीजों को वो अच्छे से एनालाइज करके और कैलकुलेट करता है इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसे बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। किसी की कोई क्वेरी हो तो बोलिए। 2 चीज पढ़ाई है। रिसर्च एनालिस्ट कौन होता है? फाइनेंशियल प्रोफेशनल होता है जो एनालाइज करता है और एग्जामिन करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, फंड फ्लो और नोट्स टू अकाउंट्स, और वो फाइनेंशियल रेशियो खुद कैलकुलेट भी कर लेता है। इसके अलावा और क्या करता है सर? वो इंडस्ट्री और मार्केट की रिसर्च भी करता है। जरूरी नहीं है वो सिर्फ एक कंपनी का एनालिसिस करेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं रिलायंस का एनालिसिस करूंगा, मेरी मर्जी। मैं खाली रिलायंस का एनालिसिस नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे के पूरे सेक्टर का एनालिसिस कर रहा हूं। मैं जो है ऑयल एंड गैस कंपनी की जितनी भी ऑयल एंड गैस की कंपनी है उन सबको मिला के पूरे के पूरे सेक्टर का एनालिसिस कर रहा हूं कि ऑयल एंड गैस जो सेक्टर है वो अच्छा चलेगा कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए मेरा मन कर रहा है सोलर कंपनियों का एनालिसिस करने का। सोलर कंपनियों का एनालिसिस करते हैं। चलिए सर, आप मेरे हिसाब से मैं बताता हूं कि सोलर कंपनियों का फ्यूचर क्या है। हमारे देश में अभी लोगों ने सोलर लगाना सिर्फ शुरू ही किया है। अभी सिर्फ 0.5% लोगों ने सोलर लगाया हुआ है। सोलर लगाने से लोगों का फायदा है। कैसे? अगर आप 1 किलोवाट सोलर अपने घर पे लगाएंगे तो उससे 1000 रुपए की बिजली बनेगी। मतलब 1 किलोवाट सोलर अगर आपने छत पे रख लिया तो 1000 रुपए का बिल कम हो जाएगा। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं मेरे घर का बिजली का बिल 5000 रुपए आता है। तो मैं अपने घर पे 5 किलोवाट का सोलर अगर लगा लूं तो मेरा 5000 रुपए महीना बच जाएगा, बिजली का बिल बच जाएगा। और वो 5 किलोवाट सोलर लगाने के लिए मेरे सिर्फ 2 लाख रुपए लगते हैं। मैं 2 लाख रुपए बैंक से लोन लूंगा। 2 लाख रुपए लोन की जो किस्त आएगी वो 2200 रुपए आएगी, 2200। मैं क्या करूंगा? बैंक से कहूंगा सर मुझे सोलर लगाना है, लोन दे दो। बैंक भी 2 लाख का लोन दे देगा। वो 2 लाख से मैं सोलर लगा दूंगा और सोलर से मेरे 5000 का बिजली का बिल जो आ रहा था वो बंद हो जाएगा आना। वो 5000 के बदले में 2200 रुपए की किस्त दूंगा बैंक को। कितने साल? सिर्फ 10 साल। तो 10 साल तक तो मुझे 2800 पर मंथ बचा। 5000 का जो मैं बिल दे रहा था उसकी जगह पर 2200 की किस्त देनी है। 10 साल तक तो मुझे 2800 रुपए महीना बचे और 10 साल बाद मेरा लोन भी खत्म हो गया, लेकिन मेरा बिजली का बिल तो अब भी 0 है, क्योंकि जो पैनल लगते हैं उसकी लाइफ 35 साल की है, 35 ईयर्स की। तो 35 ईयर्स तक 5000 पर मंथ मेरे बच जाएंगे, मेरा बिजली का बिल हो जाएगा 0। अब जिसको ये बात मैं समझाऊंगा वो सोलर लगाएगा। सब लगा लेंगे ना। मेरा सोलर का काम है, मैं सोलर का वेंडर हूँ, ऑल ओवर इंडिया मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा बता पा रहा हूँ। तो अगर आप जिसको भी मैं समझाऊंगा वो सोलर लगाएगा। तो आप सोच कर देखिए, जब पूरा इंडिया ही सोलर लगाने ही वाला है, सबको फायदा ही है सोलर लगाने से, तो पूरा इंडिया को एक ना एक दिन लगाना ही है, सभी लगाएंगे। सभी लगा रहे हैं। जो नहीं लगा रहा है उसे किसी ने बताया नहीं होगा इसलिए लगा रहा है, लेकिन अगर कोई बताएगा तो जरूर लगाएगा। सोलर सबके लिए फ्रूटफुल है। तो ऐसे केस में मैं ये मानकर चलता हूँ कि अगर मैं सोलर का काम कर रहा हूँ तो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। मतलब एक बार को लोग रोटी, अगर आप गेहूं बेच रहे हो तो गेहूं बेचने वाले तो इतने करोड़ों लोग हैं,
तो हो सकता है आपकी मनी होना हो, आपको प्रॉफिट होना हो, लेकिन सोलर बेचने वाले तो इतने से हैं अभी, सोलर बेचने वाले तो बहुत कम है, और सोलर खरीदना सबने है, तो सोलर का काम तो चलेगा ही चलेगा, इसीलिए मैं सोलर का वेंडर हूँ। तो मैंने क्या किया, सारे सेक्टर का सबसे पहले सारे के सारे सेक्टर का एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मुझे पता चला कि सोलर का जो सेक्टर है ना सबसे ज्यादा ग्रोथ पे है। सोलर का जो सेक्टर है आने वाले 5 साल में कम से कम 5 लाख गुना ग्रोथ करेगा। मतलब जो बंदा सोलर में लग गया ना, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करो 1 करोड़ बना लो, इतना गजब का सेक्टर है। तो सबसे पहले मैंने सोलर में रजिस्ट्रेशन लिया, ऑल ओवर इंडिया ले रहा हूँ। अभी मेरे पास 4 स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और हरियाणा, 4 स्टेट का रजिस्ट्रेशन मैं ले चुका हूँ, और बाकी मैं धीरे धीरे इंडिया का ले लूंगा। अभी बताते हैं सर आपकी क्वेरी। तो सोलर का अगर आप पूरे के पूरे सेक्टर का एनालिसिस कर रहे हैं, इसमें मैं किसी एक कंपनी को नहीं देख रहा हूँ, मैं ओवरऑल सेक्टर को देख रहा हूँ, सोलर के सेक्टर को। मैंने कंपनी के बारे में एनालिसिस करा, कितनी कॉस्ट आती है, कितने में बेचते हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी भी दे रही है, तो अगर कोई लगाना चाहे या ना चाहे वो गवर्नमेंट सब्सिडी के चक्कर में ही लगा लेगा। तो अल्टीमेटली मैंने पूरे सेक्टर का एनालिसिस करके निकाला कि आने वाले 5 साल में सोलर की डिमांड तो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो जब हम किसी पूरे के पूरे सेक्टर का एनालिसिस करते हैं तो उसे मार्केट एनालिसिस बोलते हैं। जी अदिति नाइक जी, आपकी क्वेरी बोलिए। सर सोलर में चांदी लगती है ना, वो चांदी भी बढ़ेगी ना? बहुत थोड़ी सी लगती है। हाँ, ओके ओके। बहुत थोड़ी सी लगती है, लोगों को लगता है उसमें बहुत ज्यादा चांदी लगती है, बहुत थोड़ी सी लगती है। देखिए जब आप पैनल देखते हैं, पैनल के बीच में बिल्कुल बीच में एक चौड़ी सी लाइन होती है जो आपको सिल्वर की तरह दिखाई देती है। तो कुछ लोगों को लगता है ये सिल्वर है, लेकिन एक्चुअल में वो सिल्वर नहीं है, वो कॉपर है। कॉपर के ऊपर सिल्वर का पेंट किया है बस। ओके ओके। कॉपर के ऊपर, क्योंकि हम तो पैनल खुद बना रहे हैं। मैं जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग डाल रहा हूँ हरिद्वार में, हरिद्वार मेरे घर के पास ही है, मतलब 70 किलोमीटर दूर है मेरे यहाँ से हरिद्वार। मैं सहारनपुर यूपी से हूँ, हरिद्वार हमारे घर के पास ही है, 70 किलोमीटर पे है। हरिद्वार में मेरे दोस्तों ने, मेरे स्टूडेंट्स भी हैं उसके अंदर कुछ, उन्होंने फैक्ट्री लगाई है और मैं पार्टनर हूँ उनके साथ। तो इसलिए मुझे पूरी नॉलेज है पैनल कैसे बनता है। उसके बीच में जो पट्टी दिखाई देती है सबको चांदी लगती है, वो एक्चुअल में वो कॉपर की प्लेट होती है। कॉपर के ऊपर चांदी का वर्क किया होता है जिससे कि उसकी कैपेसिटी बढ़ जाए, जिससे कि उसकी कैपेसिटी पावर को इधर उधर ले जाने के लिए बढ़ जाए, बस और कुछ नहीं। वो चांदी नहीं है, चांदी बहुत कम यूज होती है। ये मान लीजिए पूरे एक पैनल में 500 रुपए की चांदी यूज होती है, इतना ही? ओके, थैंक यू वो सर। पेंट यूज होता है चांदी का बस। ओके। 500 रुपए का लगभग, क्योंकि चांदी इतनी महंगी होगी तो 500 की होने लगी, पहले तो 100, 150, 200 रुपए की हुआ करती थी। जी अदिति जी के बाद शिव शंकर जी, आपकी क्वेरी है, बोलिए। सर आपका मोबाइल नंबर क्या है? मैम नंबर आपको, मैं जिस नंबर से मैं रोज अपना लिंक भेज रहा हूँ मेरा ही नंबर है। ग्रुप में मैं आपको लिंक भेजता हूँ ना, क्लास का लिंक भी भेजा है, सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ शिवम गुप्ता के नाम से मैं बता दूंगा, आज आपको ग्रुप में डाल दूंगा। वैसे मेरा नंबर इजी है, 8816 8811 जी। और कोई क्वेरी नहीं है किसी की? आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। तो हमें समझ में आया कि रिसर्च एनालिस्ट और क्या करता है, इंडस्ट्री का एनालिसिस भी करते हैं, मार्केट रिसर्च भी करते हैं, ट्रैकिंग इकोनॉमिक ट्रेंड, पूरी की पूरी कंपनी, मतलब पूरी की पूरी कंट्री के बारे में इकोनॉमिक ट्रेंड कैसे चल रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी चल रही है। गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है कि हम सोलर पे सब्सिडी देंगे, इसका मतलब गवर्नमेंट पॉलिसीज भी हमारे लिए पॉजिटिव है सोलर के लिए। और पूरे सेक्टर की परफॉर्मेंस का हम एनालिसिस कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग द कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग विद इन द इंडस्ट्री, और चेक करते हैं कि इस पूरी इंडस्ट्री में जो अलग अलग कंपनियां हैं उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है। पहले हम पूरी इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं, इंडस्ट्री का एनालिसिस करने के बाद हम चेक करते हैं कि इस इंडस्ट्री में जो 10 कंपनियां हैं उनमें सबसे बेस्ट कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस किसकी ज्यादा बढ़िया है, और फिर जिस कंपनी की कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा बढ़िया लगती है उसी में उठा के इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, आज नहीं बता रहा हूँ कौन सी कंपनी बढ़िया है, लेकिन अगले चैप्टर में मैं आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा, तो तब मैं आपको बताऊंगा कौन सी कंपनी बढ़िया है। और बल्कि मैं क्यों बताऊंगा, आप ही करना, आप ही एनालिसिस करके आप ही बताएंगे कौन सी कंपनी बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉक इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, और आप इन्वेस्टमेंट की रिकमेंडेशन भी देते हैं। कंडक्टिंग द फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस, आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं। यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं। अब एनालिसिस दो तरह का होता है, एनालिसिस दो तरह का होता है, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। फंडामेंटल एनालिसिस वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करके हो, और टेक्निकल एनालिसिस वो जो रेशियोज और चार्ट, रेशो और चार्ट का यूज करके जो होता है उसे टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं। एक चीज मैं और बता दूं, फंडामेंटल एनालिसिस ही मेन है, टेक्निकल एनालिसिस तो अब आ गया है कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन ज्यादातर यूज फंडामेंटल एनालिसिस होगा। आपके कोर्स में फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस आपके कोर्स में है भी नहीं। तो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना सिखा रहे हैं, रेशियोज और चार्ट हम आपको नहीं सिखाने वाले हैं। बेसिक बता देंगे
लेकिन बहुत डीप लेवल पर हम आपको चार्ट वगैरह नहीं सिखाएंगे इस कोर्स में, और कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, जितना सिखाएंगे उतना ही फायदा है, उतने में ही काम हो जाएगा आपका। और फंडामेंटल हम आपको पूरा सिखाएंगे, वही आपके कोर्स में है। तो एनालिसिस दो तरीके का होता है, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। अब इसमें मेन बात क्या है, फंडामेंटल में हम बहुत सारी कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 4 तरह की होती है, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो और नोट्स टू अकाउंट। और रेशोज को भी उसका पार्ट मान लेता है कि नोट्स टू अकाउंट्स में ही रेशो लिखे आते हैं। तो अगर हम किसी कंपनी के रेशो का एनालिसिस कर रहे हैं तो वो फंडामेंटल में आएगा। लेकिन उन्हीं रेशियोज को छोड़ के बाकी हम चार्ट का, ट्रेंड्स का, इनका एनालिसिस कर रहे हैं तो टेक्निकल में आएगा। मेरी बात क्लियर है? पेपर में बहुत कंफ्यूजिंग करके भेजेंगे कि एक बंदे ने एवरेज प्राइस की लाइन को क्रॉस किया, एवरेज प्राइस की लाइन को क्रॉस किया, तो बताओ ये कौन सा एनालिसिस किया उसने? अभी जो एवरेज प्राइस की लाइन है, लाइन मतलब चार्ट पे तो लाइन लगाओगे, तो एवरेज प्राइस की लाइन को क्रॉस किया मतलब वो चार्ट देख रहा है। अगर वो चार्ट देख रहा है तो टेक्निकल एनालिसिस है। कभी कभी ऐसे बोलेंगे एक कंपनी के प्रॉफिट ने 10,000 करोड़ पार कर लिया, तो उस बंदे ने उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, तो बताओ उसने कौन सा एनालिसिस किया? जरा बताइए लोग जी। फाइनेंशियल फंडामेंटल Financial. एनालिसिस किया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस चेक करके किया उसने, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। राइट। तो फंडामेंटल एनालिसिस के पेपर में ऐसे बिल्कुल इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इतने घुमा घुमा कर आते हैं कि वहां पर ज्यादातर स्टूडेंट गलत कर देते हैं जिनका कंसेप्ट क्लियर ना हो। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करके जाना है। 85 मार्क्स ले आया था मैं, बिना पढ़े लिखे गए, ऐसे ही खेल खेल में चला गया था। तो आप लोग तो पूरी तैयारी करके जाओगे, आपके तो 100 भी आ सकते हैं पूरे, 85 भी ले आओगे तो बढ़िया है, कोई कम तो होते नहीं 85। ठीक है, तो फंडामेंटल एनालिसिस वो जहां पर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं कोई काम, और टेक्निकल एनालिसिस वो जहां पर हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ चार्ट देखा। थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, चार्ट देखते हैं, है ना, कैंडल देखते हैं, प्राइस देखते हैं, और उसी से खरीद लेते हैं बस उठा के, उसे बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मान लो एक कंपनी बंद पड़ी है, एक कंपनी में कोई काम नहीं हो रहा, ना सेल है ना परचेज है, लेकिन उसने उस पर चार्ट लगाया, चार्ट लगाने के साथ उसका शेयर पहले प्राइस इतना हुआ, फिर नीचे आ गया, नीचे आने पे कोई खरीद दो। टेक्निकल एनालिसिस में दिमाग नहीं होता अपना। टेक्निकल एनालिसिस बोलता है कि अगर वो कोई शेयर यहाँ से घूमा था और वो घूम के वापस यहीं आया तो यहाँ से दोबारा घूम जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस ये बोलता है, अरे भाई कंपनी तो बंद पड़ी है, कैसे घूम जाएगा? कंपनी बंद होने की कगार पे 0 हो जाएगा उसका प्राइस। ऐसा ही सोच के लोगों ने किंगफिशर एयरलाइंस खरीदी थी कि एफए के शेयर 0 हो गए। मेरे पे भी है 1000 शेयर, तो ठीक है ना, वो 0 ही हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपके मुझे लगता है आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। टेंशन मत लीजिए, पूरे कोर्स में फंडामेंटल और टेक्निकल सिखाते ही रहेंगे आपको, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट कंसेप्ट है हमारा, थोड़ा सा ही पढ़ाएंगे, फिर एक अच्छी चीज पढ़ाने वाले हैं जिसमें आपको मजा आएगा। इसके बाद क्या करते हैं सर, आप एक रिपोर्ट भी बनाते हो, आपका काम भी है रिपोर्ट राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर। आप सारी रिसर्च करने के बाद आप एक रिपोर्ट लिखते हो, और रिपोर्ट लिखने के बाद उसे इन्वेस्टर्स के आगे, फंड मैनेजर्स के आगे, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आगे, जो भी आपको पैसे दे सकते हैं, उनके जाके अपना उनका प्रेजेंटेशन भी देते हो। प्रिपेयरिंग रिसर्च रिपोर्ट फॉर क्लाइंट, फंड मैनेजर या फिर इन्वेस्टर, मेकिंग बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन भी, और उस रिपोर्ट के अंदर बाय सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन देना जरूरी है। अगर आपने रिकमेंड नहीं किया तो वो रिपोर्ट पूरी नहीं होगी। ये इंपॉर्टेंट बात है। आपने रिपोर्ट बनानी है और रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन होना बहुत जरूरी है। अगर आपने रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन ही नहीं दी तो वो रिपोर्ट नहीं है। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रिसर्च एनालिस्ट अपनी रिपोर्ट बनाता है कि मैंने उस कंपनी का क्या क्या चेक किया, चेक करने में मुझे क्या क्या समझ में आया, कैसे कैसे समझ में आया, मुझे क्या लगता है कंपनी कितना प्रॉफिट बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ाएगी, उसका रीजन भी लिखते हो आप। ये कंपनी का प्रॉफिट क्यों बढ़ेगा, उसका रीजन भी लिखते हो। अगर कोई कंपनी का प्रॉफिट आपको लगता है इन फ्यूचर गिर जाएगा तो क्यों गिर जाएगा, उसका रीजन भी लिखते हो। पूरे रीजन देने के बाद आप एक रिपोर्ट बनाते हो। रिपोर्ट बनाने के बाद आप बताते हो कि इस वजह से मुझे लगता है ये शेयर का प्राइस यहाँ तक चला जाएगा, और उतने का ही क्यों जाएगा उसका भी लॉजिक बताते हो आपकी कैसे कैलकुलेट किया मैंने। ये सब कुछ लॉजिक के साथ पूरी डिटेल रिपोर्ट बना के आप उसमें रिकमेंडेशन देते हो कि मेरे हिसाब से इस कंपनी को ये शेयर इतने का हो जाएगा। मतलब अगर आपकी रिपोर्ट भी तो समझ उसी को आएगी ना जैसे अकाउंट्स आती होगी, क्योंकि आपने लॉजिक तो लिख दिए, लेकिन लॉजिक समझ में तो उसके आएंगे ना, जिसने पढ़ा होगा। तो रिपोर्ट इस तरीके से बनानी है आपने कि सबको समझ में आ जाए। लेकिन अगर कोई अनपढ़ आदमी आ जाए तो उसे समझ में आ जाए भैया ये शेयर खरीदना है कि बेचना है।
तो लास्ट में उसका टारगेट प्राइस भी बताना पड़ेगा आपको, और उसका होल्ड, सेल या बाय की रिकमेंडेशन तीनों में से कोई एक देनी पड़ेगी। ये रूल है आपके ऊपर, तभी रिपोर्ट को कंप्लीट माना जाएगा। यहां तक मुझे लगता है किसी की कोई क्वेरी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, रिस्क असेसमेंट भी करते हो आप, रिस्क असेसमेंट भी करते हो एंड पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी भी बनवा सकते हो। रिस्क असेसमेंट मतलब सर अगर मान लीजिए, अच्छा सोचिए, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे मैं आ गया, इसके बारे में हम बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही काम का है। देखते हैं कौन किसका क्या जवाब देगा। चलिए एक क्वेश्चन है मेरा, आलोक जी के पास, आंसर कौन देगा? कोई म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर देगा, आलोक जी के अलावा कोई और बंदा आंसर देगा। क्वेश्चन मैं आलोक जी के लिए पूछ रहा हूँ। आलोक बंसल जी जिनकी एज 75 ईयर्स है, उनके पास 1 करोड़ का कॉर्पस है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टियां बेची, जितने भी प्लॉट वगैरह थे सब बेचा, जितना भी गोल्ड था घर में वो बेच दिया, जितनी भी एफडीज थी वो तोड़ दी, सब कुछ बेच बाच के अपना कॉर्पस इकट्ठा किया। अब उनके पास रहने के लिए अपना एक घर है, घर उनका अपना है, वो नहीं बेचा, घर है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, 75 ईयर्स की एज है, उनकी कोई पेंशन नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, कोई तरह का कोई अर्निंग नहीं है। बच्चे उनके बाहर रहते हैं, वो अपने बच्चों से कुछ लेना नहीं चाहते, यानी कि उन्हें अपना घर खुद ही चलाना है। उनके पास 1 करोड़ का कॉर्पस आया, तो कौन कौन अपने आप को बढ़िया म्यूचुअल फंड एडवाइजर समझता है, हैंड रेज कीजिए। उनमें से किसी एक से क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए 2-3 नाम आए हैं, मैं देखता हूँ किससे पूछना है आज नाम। फ्लाइंग व्हील्स के नाम से जो नाम आया है ना सर, आप अपने आप को म्यूट कर दीजिए। तो फ्लाइंग व्हील्स, जी सर आप मैं वसीम हूँ सर। जी सर, हाँ सर, उसके पास अगर 1 करोड़ का कॉर्पस है तो वो उसे अभी पहले अपना इंट्रोडक्शन दीजिए सर, आपने क्या क्या पढ़ाई की हुई है और कितने सालों से आप एमएफडी हैं? सर अभी एमएफडी तो मैंने नवंबर में ही क्लियर किया था, वो जीवन की तरफ से ही, तो तब से मैं एमएफडी का काम कर रहा हूँ सर। अभी जस्ट 4-5 महीने ही हुए हैं। 4-5 महीने का एक्सपीरियंस है, चलिए कोई बात नहीं। और आपका नाम? वसीम अमीन हुआ सर। सॉरी, वसीम अमीन। वसीम अमीन जी। वसीम जी आपके लिए क्वेश्चन है कि आलोक जी की 75 ईयर्स है और उन्होंने सब कुछ बेच बाच के 1 करोड़ का कॉर्पस इकट्ठा किया, और वो कह रहे हैं भैया मेरा खर्चा कुछ नहीं है, मेरे को तो 15,000 रुपए महीना मिल जाए, मेरे घर का खर्चा इतना ही है। 15,000 रुपए महीना उनके घर का खर्चा है और 1 करोड़ उनके पास आ गया है। आप उनका पैसा कहाँ कहाँ लगवाएंगे? आप मुझे बस क्विक छोटा सा एक बता दीजिए, सर इतने इतने रुपए मैं यहाँ लगाऊंगा, 4-5 फंड या 1 फंड या 2 फंड, जो भी आपको ठीक लगे। आप मुझे फंड के नाम बताएंगे और कितने कितने रुपए लगाना चाहेंगे, 1 में लगाएंगे कि 4 में लगाएंगे कि 100 में लगाएंगे, ये आप बताएंगे। और 15,000 का जुगाड़ कैसे करेंगे उनके लिए, वो बताएंगे। बताइए सर। नॉर्मली अगर उनका 15,000 का रिक्वायरमेंट है, अगर कॉर्पस 1 करोड़ का है तो वो बहुत बड़ा कॉर्पस है उनके पास और रिक्वायरमेंट बहुत कम है। अगर मैं एक फंड भी अगर सजेस्ट कर दूं, एक मान लो फ्लेक्सी कैप हो गए या मल्टी कैप हो गए या फिर जो आप बोलेंगे, मैं पेन लेके बैठा हूँ, चेक लेके बैठा हूँ 1 करोड़ का, मैं हूँ आलोक बंसल जी, मैं हूँ आज। तो अब आप मेरे एमएफडी हैं, मैंने आपको बुलाया सर मुझे ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करना है 1 करोड़ रुपया, अब आप मुझे रिकमेंडेशन कीजिए कि ये करिए, मैं कर दूंगा आज। बताइए सर, जो आप कहेंगे मैं वही कर दूंगा, बताइए। सर मेरे साइड से आप एक है कि एक फ्लेक्सी कैप में आप SWP कर सकते हैं, जिसमें अराउंड 15,000 दिए, आप 1 करोड़ का कॉर्पस है आपका, तो आप अराउंड 70,000 पर मंथ आप उसमें आ जाएंगे। ठीक है, आपने कहा कि आपने कहा मैं 1 करोड़ रुपए फ्लेक्सी कैप में लगा लूंगा और वहां से SWP आप मेरी लगवा देंगे 70,000, यही कहना चाह रहे हैं आप? जी सर। चलिए, ये आपने बिल्कुल गलत किया। अगर मेरे सामने कोई ऐसा एमएफडी आ जाए ना, मैं उसे इतनी देखो, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ ये बात, मान लो मेरे क्लाइंट के पास कोई एमएफडी गया और उसने क्लाइंट ने पूछा कि वसीम जी जरा मेरे को 1 करोड़ लगाना है, और अब वसीम जी आके बता के गए कि भैया 1 करोड़ लगाने हैं, और उन्होंने बताया फ्लेक्सी कैप में लगा के 70,000 के SWP कर दो, तो और फिर मैं पहुंचा वहां पे, तो भैया मैं धज्जे उड़ा दूंगा वसीम जी, और ऐसा कर दूंगा कि क्लाइंट वसीम जी को अपने घर भी नहीं बुलाएगा कभी, क्योंकि वसीम जी ने बहुत गलत सलाह दी है। और जब मैं सलाह दूंगा तो उसकी लॉजिक भी बताऊंगा, और उसके बाद वो आपको घर में नहीं घुसने देगा। तो आज आपको समझना है कि क्या सलाह देनी चाहिए थी, और आगे से अपने क्लाइंट को फिर वही वाली सलाह देनी है। चलिए एक क्वेश्चन ये वाले का आंसर सुराजीत जी भी देना चाहते हैं, जी आप दीजिए। सर मैं ऐसा करूंगा कि उसका 15,000 रुपया का महीना का उसका चाहिए, तो उसी हिसाब से मैं करूंगा, जैसे वो SWP रहेगा लेकिन 15,000 का ही SWP आ जाएगा, इस हिसाब से। कौन से फंड में लगा? ठीक है, मैं चेक लेके बैठो, जल्दी से साइन करवा लो। सर फंड का नाम तो ऐसा मैं अभी नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने जस्ट ये आप ऐसे बता दो सर, मिड कैप में लगाऊंगा, इक्विटी में लगाऊंगा, किस चीज में लगवाएंगे?
नहीं ऑब्वियसली लार्ज कैप जो एसडब्ल्यूपी है, लार्ज कैप तो लार्ज कैप का एसडब्ल्यूपी में लगाऊंगी। सुराजीत जी, अगर मैं पहुंच गया वहां पर हाँ। तो मैं आपके भी कपड़े फटवा दूंगा। आपका भी आंसर नहीं नहीं मैं बोल गलत है सर, गलत है। अभी मैं बताऊंगा आपने क्या करना था। देखिए सर, मैं आप सब बताऊं? अभी नए हैं, आप सब अभी नए हैं, तो उसमें कोई गलत हाँ। नहीं है अगर आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको कभी किसी ने बताया ही नहीं कि क्या सोचना होता है, कैसे समझना होता है। हाँ हाँ अभी मैं बार बार, मैं बिल्कुल सर, अभी मैं एक दो क्वेश्चन में अनुज जी का नाम जानबूझ के ले रहा हूँ, मुझे पता है वो सही आंसर दे देंगे। उन्हें लास्ट में उनका नंबर, और अगर आपने भी गलत दिया तो अनुज जी बड़ी बेइज्जती वाली बात होगी। पहले औरों से पूछेंगे एक बार। इसके बाद शिव शंकर जी देंगे आंसर जी। हाँ जी सर। सर जैसे कि क्लाइंट के 75 साल है, जी तो वो एक तो रिस्क वो ले नहीं सकता, रिस्क लेने की तो उसकी एज है नहीं, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, दूसरा उसको हम डेप्ट में डालेंगे, गारंटी वाले फंड में बहुत ही डालेंगे। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और तो डेप्ट फंड जो भी है, जो बढ़िया बढ़िया डेप्ट फंड है, जैसे आईसीसीआई का या निप्पॉन का कोई भी उठा के डेप्ट फंड, हम उसको डेप्ट फंड में देंगे। पूरा का पूरा पैसा डेट फंड में, ये सर कुछ डेप्ट में डाल देंगे, और एक वो चलिए क्या कहते हैं सर इक्विटी में भी डेप्ट होते हैं, इक्विटी डेप्ट में डाल देंगे। और वो कोई डेट नहीं होता। बॉन्ड सर बोन्ड्स में डाल देंगे सर, डाल बॉन्ड। सकते हो, इक्विटी में कोई डेट नहीं होता, ऐसी लाइन मत बोल देना। अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। डेप्ट आप कुछ ठीक थे, मतलब 90% ठीक थे। आपका बिल्कुल सही सोच है। अगर 75 की एज के बंदे का पैसा आप लार्ज कैप में डाल रहे हो या फ्लेक्सी कैप में डाल रहे हो, इक्विटी में डालना ही नहीं है भाई उनका पैसा। उनको जी, जी, तो जी। पैसा एफडी में डलवाओ और वहां से एसडब्ल्यूपी करवाओ। उनका पैसा बॉन्ड में लगवाओ, वहां से एसडब्ल्यूपी करवाओ। 15,000 की मांगे 15 की करो, बाकी पैसा बढ़ता रहेगा। उनका रिस्क वाले में तो पैसा डलना ही नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको बिल्कुल ही कुछ है कि भैया क्लाइंट ही कहने लगे नहीं भैया थोड़ा बहुत तो इक्विटी भी लगा दो, तो क्लाइंट को समझा दो सर आपकी एज बहुत ज्यादा है, आपका इन्वेस्टमेंट होरिजन ज्यादा नहीं है। भाई आपकी 75 की एज है, आपको तो कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। आप हो सकता है यहाँ से बेच बाच के विदेश जाने लगो, आप अपने बच्चों को देना चाहो, या आपको अपनी हेल्थ इश्यू की वजह से पैसे की जरूरत पड़ जाए। आपको तो अपना पैसा जो है इक्विटी में डालना ही नहीं चाहिए, आपको तो एफडी में रखना चाहिए या बॉन्ड में रखना चाहिए, मतलब फिक्स जगह पर रखना चाहिए जहां पर कोई रिस्क ना हो। फिर भी अगर आपको चाहिए कि थोड़ा बहुत इक्विटी रखना है, तो मैं आपका टोटल पैसे में से 20% पैसा या 10% पैसा इक्विटी में डाल देता हूँ, लेकिन वो रिस्की प्रोफाइल है, लेकिन फिर वहां से रिटर्न भी ज्यादा आएगा। तो उस केस में मैक्सिमम जो पैसा आप डाल सकते हो वो 10 to 20% पैसा भी आप इक्विटी डायरेक्टली मत डालिएगा, बैलेंस्ड फंड में डालिएगा, वो थोड़ा सेफ रहता है। तो बैलेंस्ड फंड में डाल सकते हो, मल्टी एसेट में डाल सकते हो, जिसमें कुछ पैसा इक्विटी में लगेगा, कुछ पैसा डेट में लगेगा, कुछ पैसा गोल्ड में भी लगेगा, लेकिन कितना, सिर्फ 10 से 20%। 80% पैसा तो बंसल जी का बिल्कुल सेफ जगह पर होना चाहिए, डेट फंड में होना चाहिए। और डेट फंड में भी कौन से वाले, फ्लोटिंग रेट डेट फंड में होना चाहिए, वो और ज्यादा सेफ होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए था सर मैं पैसा डेट फंड में डलवाऊंगा, और 1 करोड़ का डेट फंड में डाल के भी 75,000 की एसटीपी लग सकती है, और आपने लगाने सिर्फ 15,000 की। 15,000 की एसटीपी लगवाइए, उनके पैसे बढ़ते रहेंगे। वो जो 1 करोड़ है कुछ सालों में 1.5 करोड़ हो जाएंगे, पड़े रहने दो। आपको इतना दिमाग नहीं लगाना, उनका पैसा इक्विटी में तो लगाना ही नहीं है। अपनी कमीशन ज्यादा लेने के चक्कर में इक्विटी में लगाओगे, इक्विटी में कमीशन मिलती है 1%, डेट फंड में मिलती है 20 पैसे, लेकिन आपने 20 पैसे ही लेनी है, सही सलाह देनी है। क्योंकि अगर मेरे जैसा बंदा वहां पहुंच गया तो भैया अच्छे से समझा के आएगा, अरे बंसल जी आपको तो लगाना ही नहीं चाहिए इक्विटी में, किस बेवकूफ ने बताया इक्विटी में लगाया, वो तो आपका भला नहीं चाह रहा, वो अपना भला चाह रहा है, 1% की कमीशन लेने के लिए आपका पैसा इक्विटी में लगा रहा है। ऐसी ऐसी बातें बता के आऊंगा, अंदर आना बंद हो जाएगा आपके घर में दोबारा से। तो आपने भी यही सब करना है, आपने सही सलाह देनी है। और अगर कोई दूसरा एमएफडी गलत एडवाइस देकर गया है तो उसकी तो धज्जे उड़ा दो भाई। जब आप सही सलाह दे रहे हो जो सही है, उसे किसी से डरने की जरूरत क्या है। तो एक मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा एज फैक्टर का, चलो आज ही बता देता हूं। अगर किसी की एज 30 ईयर से कम है, 30 ईयर से कम है, उसका पूरा पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। अगर किसी की एज 30 ईयर्स तक है, 25 है, 26 है, 30 तक है, उसका पूरा 100% पैसा इक्विटी में जाना चाहिए। और अगर किसी की एज 55 से ज्यादा है, 60 के आसपास ले लीजिए, 55 ले लीजिए, 55 ईयर्स की एज के बाद उसका पैसा इक्विटी में होना ही नहीं चाहिए। तो 55 ईयर्स पे उसका पूरा 100% पैसा इक्विटी में होना चाहिए। तो हमने एक एग्जांपल बना लिया, अभी कर लेते हैं आपकी क्वेरी। हमने ये बनाया कि अगर आपकी एज 30 ईयर्स है तो 100% इक्विटी, और अगर आपकी एज 60 ईयर्स है, जैसे 55 कर लीजिए, तो 0% इक्विटी। तो जैसी आपकी 30 होती है तो आपका पैसा 100% इक्विटी में है, लेकिन जैसी आपकी 31 हो जाए तो इसमें से 4% पैसा निकाल देना चाहिए, 96% इक्विटी हो जानी चाहिए और 4% डेट हो जाना चाहिए। फिर जैसी आपकी 32 हो
तो ये 92 हो जाना चाहिए और ये 8 हो जाना चाहिए। हर साल 4% कम करते रहना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला जो मैंने बनाया है वो ये है कि आपकी एज 30 से जितनी ज्यादा होगी उसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, उतने परसेंट तो इक्विटी होना चाहिए, उतने परसेंट तो डेट होना चाहिए, और बचा हुआ पैसा आपका इक्विटी में होना चाहिए। तो ऐसा करते 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 जैसे आप 55 पहुंचेंगे तो आपका पूरा पैसा डेट में शिफ्ट हो जाएगा। और ये काम आपको हर साल कराना चाहिए। और ये मैं आपको एक ऐसा रामबाण इलाज बता रहा हूँ कि कितना भी पढ़ा लिखा एफडी समझा के आ जाए आपके क्लाइंट को, ये वाली बात तो नहीं समझाई होगी। कितना भी पढ़ा लिखा हो, देखो आप में सारे के सारे पढ़े लिखे हैं सब, बहुत सारे बंदे मुझे बता भी रहे थे डेट फंड में होना चाहिए, डेट फंड में होना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल एक्यूरेटली कि पर ईयर के हिसाब से भी आपको बैलेंस कर सकते हो आप अपना पोर्टफोलियो। किसी के मन में नहीं थी, किसी ने आज तक किसी को समझाई नहीं है, किसी ने सुनी नहीं है। मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस वाले एफडी बैठे हैं, लेकिन कोई नहीं समझाता है जी, क्योंकि ये चीज कभी कोई समझाएगा ही नहीं आपको। ये मेरे कोर्स में पढ़ने को मिलती है। ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको रोज पढ़ाऊंगा। जो आप 100 साल की उम्र भी हो जाएगी ना आपकी, तो भी आप ये चीज नहीं समझ पाओगे कभी किसी से, जो चीज मैंने आपको आज बताई है। अब अगर अपने क्लाइंट को आप ये वाली चीज बताकर आ गए तो वो सबको गोली मार देगा, जितने भी एमएफडी उसके पास थे, कहेगा सबको बाहर फेंक दे, गुप्ता जी बस आप ही हो मेरे एमएफडी, तो सारी कमीशन आप ही कमाओ, आपसे ही करवाऊंगा सारा काम। फिर वो आपका कायल हो जाएगा, जो आप बोलोगे वही करेगा। मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका अपना एमएफडी का पोर्टफोलियो 5-5 करोड़ का है, अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो 5 करोड़ 10 करोड़, मतलब, और एक बारी में डलवाता हूँ उनकी सैलरी 8-8